Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 7th of May 2021. 7 मई 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। तो आज के लेक्चर में क्या क्या आने वाला है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हम देखेंगे मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। फिर हम देखेंगे फैक्चुअल न्यूज़ आइटम्स जो भी प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, हिंदू से हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस से हो, चाहे वो इकोनॉमिक टाइम्स से हो, लाइव साइंस से हो। मैं बहुत सारी चीज़ें जो कि रीड करता हूँ उसके थ्रू मैं न्यूज़ आपको बताऊँगा। इसके बाद हम देखेंगे मैप ऑफ द डे, देन हम एडिटोरियल्स डिस्कशन करेंगे एंड लास्टली फिर हम इंटरनेशनल, नेशनल और इकोनॉमी न्यूज़ जो है हिंदू न्यूज़पेपर से डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के न्यूज़पेपर में आपको मिलने वाली हैं। टाइमलाइंस नीचे आपको वीडियो में दिख जाएंगी, तो अगर आप किसी स्पेसिफिक पार्ट को स्किप करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे के साथ। सबसे पहले आज के जो क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको करने हैं, पहला सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एशियाटिक लॉयंस। तो कल मैंने आपको बताया था एशियाटिक लॉयंस के बारे में। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ एशियाटिक लॉयंस इज कंडक्टेड एट एन इंटरवल ऑफ एवरी 4 ईयर्स। ये चीज़ मैंने कल आपको बताई थी, तो आप बताइए मुझे। पहला स्टेटमेंट ये। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है दे आर लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट। ये सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है गिर नेशनल पार्क एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज इन गुजरात आर द ओनली अबोर्ड ऑफ एशियाटिक लॉयंस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3? Question number 2 is Purchasing Managers Index is prepared and published by which of the following organization? तो Purchasing Managers Index इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन निकालती है? ऑप्शंस आर ए ऑफिस ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिक अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल एजेंसीज। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 जिसका आपको आंसर करना है। थर्ड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू बायोडीजल। बायोडीजल के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, इट इज एन अल्टरनेटिव फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, एनिमल फैट्स, टैलोज एंड वेस्ट कुकिंग ऑयल। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ बायोडीजल इज इट्स कार्बन न्यूट्रलिटी which is the oil seeds absorb the same amount of CO2 as is released when the fuel is combusted in a vehicle. तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है biodiesel is rapidly biodegradable and completely non-toxic. Which of the following statements are correct? 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, या 1, 2 and 3? So these are the 3 questions for the day. I hope you will try to answer these questions in the comment section below. ठीक है ना? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आज का जो मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है कि कोविड का जो इम्पैक्ट है, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड हैज बीन डिफरेंशियल, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड हैज बीन डिफरेंशियल, इलैबोरेट द impact of COVID on different social stratas of the society। अलग अलग जो सोसाइटी के सोशल स्ट्रेटा हैं उनमें किस तरीके से कोविड का इम्पैक्ट डिफरेंशियल हुआ है, आपको ये बताना है। सो दिस इज अ क्वेश्चन टू, जिसके ऊपर आपको लिखना है कि कोविड-19 का इम्पैक्ट सोसाइटी के डिफरेंट स्ट्रेटाज में किस तरीके से हुआ है। सो दिस इज द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दैट मेंस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है ना? तो कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। प्लीज डू ट्राई फ्रॉम योर एंड, मेंस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। ठीक है ना? नाउ जो तीसरा पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है फैक्चुअल न्यूज आइटम्स ऑफ द डे। फैक्चुअल न्यूज आइटम्स ऑफ द डे हम स्टार्ट करेंगे, और फैक्चुअल न्यूज आइटम्स में हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स और द हिंदू के फैक्चुअल न्यूज आइटम्स। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। पहली जो न्यूज़ है वो है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ने एक रिपोर्ट रिलीज की है रिसेंटली। ठीक है ना? तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो है इसने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें कि इन्होंने ये कहा है कि जितने भी टारगेट्स कंट्रीज ने सेटअप किए हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली क्लाइमेट लीडर्स समिट हुआ था जिसको कि USA ने होस्ट करा था, है ना? आप सबको याद होगा, वर्चुअल समिट होस्ट किया था। तो वहाँ से जितने कंट्रीज ने अपने अलग अलग टारगेट्स बताए हैं, कंट्रीज ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस बताए हैं, ये सारे मिला करके 2100 मतलब ईयर तक 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज हो जाएगा। अब देखो,
पेरिस क्लाइमेट डील क्या बोलती है? पेरिस क्लाइमेट डील बोलती है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से किसी हालत में टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होने देना है, और अगर मतलब कि और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक देखें तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होने देना है ना। तो कुल मिला के अपना एम तो ये था। अब यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर का ये कहना है कि अभी जितने टारगेट्स कंट्रीज ने सेटअप किए हैं, तो प्रोबेबली अगर हम इस सेंचुरी का एंड देखें यानी कि 2100 ईयर तक अगर हम जाएं, तो लगभग 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो टारगेट्स थे पेरिस क्लाइमेट डील के, वो कहीं ज़्यादा ओवरशूट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए नाउ, अभी द कंट्रीज शुड इंक्रीज देयर वॉलंटरी एमिशन टारगेट्स। अब करना क्या है? तो करना ये है कि जो उनके वॉलंटरी एमिशन टारगेट्स हैं उनको और बढ़ाने की जरूरत है, ताकि 2 डिग्री के अंदर टेम्परेचर आ सके, ठीक है ना। सो द वॉलंटरी एमिशन टारगेट्स दे नीड टू इंक्रीज, है ना। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर का ये कहना है कि 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि पेरिस क्लाइमेट डील में जो आपने डिसीजन लिया था 2015 में वो फुलफिल हो पाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने कंट्रीब्यूशंस जो आपने टारगेट्स बनाए हैं उनको और ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। और अभी COP26 जो है वो होने वाला है ग्लासगो में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ग्लासगो समिट होगा, COP26 होगा, और नवंबर 2021 को ये समिट होगा। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की अगर हम बात करें तो एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एनालिसिस प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस बाय 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। याद रखिएगा क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर क्या है? एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एनालिसिस है, जो कि वैसे क्लाइमेट एक्शन की फील्ड में 2009 से काम कर रहा है। इट इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट एक्शन सिंस 2009, और अभी रिसेंटली 2015 के बाद से ये ट्रैक करता है कि हम किस जगह पर हैं इन अचीविंग अवर टारगेट्स ऑफ द पेरिस क्लाइमेट डील। मतलब कि जो वो 2 डिग्री और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर की लिमिट है, उसमें हम कहाँ तक पहुँचे हैं। और अच्छी बात यह कि इंडिया का अगर आप देखेंगे स्टेटस क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर रिपोर्ट में, मतलब मैं तो कल वेबसाइट पे गया था क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की, तो उनकी वेबसाइट पे जब आप जाओ तो इंडिया के जो टारगेट्स हैं वो 2 डिग्री के अंदर आने वाले टारगेट्स हैं। मतलब कि जो 2 डिग्री के अंदर टेम्परेचर, मतलब इतने ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स हैं इंडिया के। सो दैट इज अ गुड थिंग फॉर इंडिया कि हमने टारगेट्स अच्छे लिए हैं, है ना। सेकेंड जो न्यूज आइटम मैं आपको बता रहा हूं वो है नंबर ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल फेसिंग एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। अब क्या है, यहाँ पर एक्चुअली एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस की, GNAFC बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? GNAFC बोलते हैं, और ये कहलाता है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। नाम से क्लियर है, ग्लोबल नेटवर्क है अगेंस्ट किसके? फूड क्राइसिस के। तो इसने रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने कहा कि पैंडेमिक के कारण पिछले 5 साल के सबसे अधिक जो फूड इनसिक्योरिटी है वो अभी आई है। ऑब्वियस सी बात है, कोविड-19 कारण ये तो होना ही था, तो ये है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी था कि कोविड-19 आने से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो पब्लिक को, और वो जो ये एक्चुअली जो लोअर स्ट्रेटा है सोसाइटी का, उसको इस तरीके की कंडीशन फेस करने से बचाए। तो ये एक्चुअली में GNAFC ने रिपोर्ट में बताया कि पिछले 5 साल की जो सबसे अधिक केसेस है, वर्स्ट हिट था ये फूड इनसिक्योरिटी जो था, एक्यूट फूड शॉर्टेज बेसिकली फेस करनी पड़ी लोगों को। GNAFC के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, यानी ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस जो हमने नाम लिया है उसके बारे में बताऊं, तो ये एक इंटरनेशनल अलायंस है। किसका किसका? एक इंटरनेशनल अलायंस है, याद रखिएगा इंटरनेशनल अलायंस है। किसका किसका अलायंस है? इंटरनेशनल, UN का, EU का, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज वर्किंग टुगेदर टू टैकल द फूड क्राइसिस। मतलब कि ये UN, यूनाइटेड नेशंस का, यूरोपियन यूनियन का, प्लस ऐसी गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि फूड क्राइसिस को टैकल करने का काम कर रही हैं। तो बेसिकली याद रखना है आपको कि ये GNAFC जो है इन सब का ग्रुपिंग है, ठीक है ना। प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस ऑल्सो, ठीक है ना। तो GNAFC की रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके पहले मैंने आपको क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर रिपोर्ट के बारे में बताया, दैट दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और GNAFC ने भी जो सबसे अधिक रीजन जो फेस कर रहा है, वो हमेशा से एक ही रीजन है जो हमेशा फूड इनसिक्योरिटी और ये सब फेस करता है, वो है अफ्रीकन रीजन। तो अफ्रीका में डिस्प्रपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा नंबर है ऑफ द पीपल हु आर फेसिंग एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है ना। तो नियरली क्लोज टू 98 मिलियन पीपल आर
आर फेसिंग एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इन 2020 एंड आउट ऑफ 2 आउट ऑफ 3 हर 3 में से 2 व्यक्ति जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का आदमी। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा स्थिति खराब है। और लेकिन सिर्फ अफ्रीका नहीं है, इसके अलावा जो और रीजन है, यमन हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सीरिया हो गया, हयाती हो गया, दीज आर अनदर रीजन्स जो कि ये फूड क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन से? यमन, अफगानिस्तान, सीरिया, हयाती, है ना। तो ये सारे और कंट्रीज हैं। तो दीज आर इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स। तीसरी जो न्यूज मैं आपको बता रहा हूं वो है कि सेंटर इज मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स टू बी इशूड ऑनलाइन। अब देखो क्या होता था अभी तक, डिसेबल्ड पीपल के लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है ना। डिसेबल्ड पीपल्स के लिए जो डिफरेंटली एबल्ड है उनके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आता है। अब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जब आ जाता है तो उनको काफ़ी मदद मिल जाती है इन गेटिंग द बेनिफिट्स विच आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द डिसेबल्ड पॉपुलेशन, है ना। मतलब कि डिफरेंटली एबल्ड पॉपुलेशन के लिए जो मतलब कि जितने भी एडवांटेजेस हैं, स्कीम्स हैं गवर्नमेंट कर रही है, उसको लेने के लिए आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अब वो सर्टिफिकेट जो भी फिजिकली मिल रहा है उसके लिए गवर्नमेंट ने अब क्या कर दिया है कि नाउ दे हैव मेड इट मैंडेटरी फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स टू बी इशूड ऑनलाइन। तो ये कोविड-19 को भी देखते हुए आप बोल सकते हैं कि कोविड-19 में चूंकि फिजिकल जो कॉन्टैक्ट है वो कम से कम हो रहा है और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लोज है, तो अब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन देने की बात भी की जा रही है। अब ये कहाँ से दिया जाएगा? डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन दिए जाएंगे तो कहाँ से दिए जाएंगे? तो ये दिए जाएंगे यूडीआईडी पोर्टल से। यूडीआईडी पोर्टल याद रखिएगा, ये डिसेबिलिटी पोर्टल है और यहाँ से आप यूडीआईडी पोर्टल जो है वो डिसेबिलिटी रिलेटेड पोर्टल है और यहाँ से आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहीं से रिलीज़ किया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री एंड ऑल, ठीक है ना। तो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वो इसको रिलीज़ करेगी और उसने ही ये चीज़ मेंशन किया। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द फील्ड ऑफ दैट। एंड ये एक ऑनलाइन होने से प्रोसेस ज़्यादा ईजी हो जाएगी, प्लस जो व्यक्ति अभी फिजिकली नहीं जा सकता है एट द टाइम्स ऑफ कोरोना उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटीज अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इज नेसेसरी सो दैट दे कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। तो गवर्नमेंट स्कीम्स का अगर आपको बेनिफिट लेना है बीइंग अ डिसेबल्ड पॉपुलेशन तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए। एंड नाउ दिस अ गुड अप्रोच टू प्रोवाइड इट ऑनलाइन, ठीक है ना। यूडीआईडी पोर्टल विल बी यूज्ड फॉर द सेम। अगली जो न्यूज मैं आपको बता रहा हूं वो है फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो रिलीज इन यूएस। तो यूएस में पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो बनाया गया। ये लाइफ साइंस की न्यूज़ है जो मैंने उठाई है ये। तो ये फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो। नाउ बायोटेक फर्म है वहाँ की ऑक्सीटेक, देयर इज अ बायोटेक फर्म जिसका नाम है ऑक्सीटेक, उसने रिलीज किया है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो इन द फ्लोरिडा कीज। तो फ्लोरिडा रीजन में इसको लॉन्च किया गया है। एंड ये बेसिकली उनका कहना ये है कि एडीज एगिप्टी जो मॉस्किटो है, ठीक है ना, ब्राज़ील, केमन आइलैंड्स, पनामा, मलेशिया, इन रीजन से बहुत ज़्यादा हैं ये एडीज एगिप्टी मॉस्किटो। और ये जो मॉस्किटो बनाया है उन्होंने जेनेटिक मॉडिफाइड, तो ये इनको ख़त्म करने का काम करेगा विदाउट रिलीजिंग द पेस्टिसाइड्स एंड ऑल। तो ठीक है ना। एडीज एगिप्टी क्या है? जीका, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ये याद रखना। एडीज एगिप्टी कौन कौन से डिसीजेस कैरी करता है? एडीज एगिप्टी जो है वो जीका, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर ये कैरी करता है। तो इन मॉस्किटोज को ख़त्म करने के लिए भी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज काम आएंगे। यूएसए में रिलीज हुए हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला मैं आपको न्यूज बता रहा हूं पांग्या सैदी। पांग्या सैदी, इसको याद रखना, इस लोकेशन को याद रखना। ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, केव है एक्चुअली, जो कि आपकी किलीफी कंट्री जो कि साउथ ईस्टर्न केन्या में लोकेटेड है। पांग्या सैदी एक केव है, पांग्या सैदी केव, जो कहाँ पे लोकेटेड है? किलीफी कंट्री आपकी साउथ ईस्टर्न केन्या में लोकेटेड है। एंड दिस इज अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम द इंडियन ओशियन इन द जित्सोनी लाइमस्टोन हिल। तो ये कहाँ पर है? जित्सोनी लाइमस्टोन हिल्स, याद रखेगा। अब ये आर्कियोलॉजिकल साइट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो ये मिडिल स्टोन, लेटर स्टोन एज एंड आयरन एज से रिलेटेड है। दूसरी चीज, ओल्डेस्ट ह्यूमन बेरियल जो है अफ्रीका का, द ओल्डेस्ट ह्यूमन बेरियल ये यहाँ पे मिला है, अफ्रीका में मिला है, डेटेड नियरली 78,000 ईयर अगो। दिस बेरियल वाज फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन पांग्या सैदी विच इज अ केव इन केन्या।
इंडियन कोस्ट। तो याद रखिएगा पांग्या सैदी में ही सबसे पुराना ओल्डेस्ट ह्यूमन बरियल मिला है अफ्रीका में, ठीक है ना। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज न्यूज आइटम्स ऑफ द डे। आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अब यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रंट पेज की भी है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि। तो सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लाइंड इलेक्शन कमीशन प्ली टू रिस्ट्रेन द मीडिया रिपोर्ट्स। अब इलेक्शन कमीशन ने एक प्ली की थी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के सामने कि मीडिया रिपोर्ट्स को रोका जाए। क्यों रोका जाए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली मद्रास हाई कोर्ट ने एक कमेंट किया था अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि उनके ऊपर मर्डर चार्ज लगाना चाहिए फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शंस, और इतने लोगों जो सेकेंड वेव में मरे हैं ये हैं उनका मर्डर चार्ज जो है वो इलेक्शन कमीशन पे लगाना चाहिए। तो एक्चुअली काफ़ी मीडिया रिपोर्टिंग और आउटेज हुआ इसके बाद, तो जिस कारण से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ये आपको रोकना चाहिए। दिस टार्निशेस द इमेज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324 इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सो इट टार्निशेस देयर इमेज एंड ऑल। तो सुप्रीम कोर्ट हैज सेट डिक्लाइंड टोटली टू द इलेक्शन कमीशन प्ली टू रिस्ट्रेन द मीडिया रिपोर्ट्स कि ये इस तरह से रोकी नहीं जा सकती। क्या लॉजिक दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? तो उन्होंने ये कहा कि कोर्ट रूम इज अ पब्लिक स्पेस, courtroom is a public space and therefore the real time reporting of the court's proceeding it was an extension of the freedom of speech and expression of the press। कोर्ट रूम जो है वो एक पब्लिक है, पब्लिक बॉडी है, सेम इलेक्शन कमीशन भी एक पब्लिक बॉडी है, एंड देयरफॉर एनी रियल टाइम रिपोर्टिंग रिलेटेड टू दैट इज अ एक्सटेंशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ द प्रेस। तो कोई भी जो रिपोर्टिंग रियल टाइम रिपोर्टिंग है इन बॉडीज से रिलेटेड, वो प्रेस का जो है वो एक तरीके से फ्रीडम है, एक्सटेंशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। दूसरी चीज जो उन्होंने बोली है, कुछ केसेस का एक्सेप्शन भी उन्होंने दिया, जैसे कि द कोर्ट सेड एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड मैरिटल इश्यूज। मतलब कि चाइल्ड रिलेटेड जो सेक्सुअल अब्यूजेस के केसेस हो गए और विमेन रिलेटेड जो मैरिटल इश्यूज हो गए, इनको अगर छोड़ दो, द फिनोमिनन ऑफ फ्री प्रेस शुड एक्सटेंड टू द कोर्ट प्रोसीडिंग। तो इन केसेस को छोड़ के बाकी जो फ्री प्रेस का कंसेप्ट है वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जाना भी चाहिए। फिर उन्होंने गुजरात कोर्ट का एग्जाम्पल दिया, हाउ द गुजरात हाई कोर्ट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स। तो गुजरात हाई कोर्ट ने जो अपने प्रोसीडिंग्स की लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की है उसका भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया। दैट वाज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ दैट एज वेल। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे एग्जाम्पल्स कोट करते हुए कहा कि फॉर दीज रीजंस इट विल बी नॉट वाइज इनफ, या ये काफ़ी बुद्धिमत्ता भरा नहीं होगा कि हम जो प्रेस है उसके ऊपर ये इस तरीके से उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, उनको मना करें कि आप रिपोर्टिंग ना करें, लाइव रिपोर्टिंग ना करें। सो दैट वाज इट इन दिस न्यूज़ आइटम, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द न्यूज़ आइटम्स, प्रिलिम्स फैक्चुअल न्यूज़ आइटम्स। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द मैप ऑफ द डे। मैप ऑफ द डे में अब हम मूव करने वाले। तो आज बहुत ही छोटा बट बहुत ही प्यारा एनसीईआरटी का मैप मैंने लिया है। दिस इज द मैप जिसमें कि हम डिस्कस, मैं एक दिन अभी कुछ दिनों पहले मैंने मिनरल्स का मैप डिस्कस किया था, बट आई डेंट फाउंड दैट कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगा था पर्टिकुलरली। आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल विद दैट। सो व्हाट आई थॉट इज दैट कि सबसे बेस्ट जो सोर्स है मिनरल्स के लिए वो एनसीईआरटी है। तो बहुत हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। नॉन फेरस मिनरल्स का आज मैं मैप ले आ रहा हूँ। 2 मिनरल्स हैं नॉन फेरस मिनरल्स जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ लोकेशन है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। पहला है कॉपर, दूसरा है बॉक्साइट। ये याद रखिएगा, नॉन फेरस मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं। फेरस मिनरल्स भी मैं कराऊंगा, कल मैं आपको वो भी करा दूंगा। अब मैं धीरे धीरे सारे ये थीम पे सारे मैप कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। तो ये है नॉन फेरस मिनरल्स। 2 लोकेशंस, 2 इंपॉर्टेंट नॉन फेरस मिनरल्स है, कॉपर एंड बॉक्साइट, जिसके हम बात करेंगे। कॉपर स्टार शेप्ड है, बॉक्साइट आपका ये खिड़की में बीच में एक डंडी लगी है, समझ लो ऐसा है, खिड़की में डंडा लगा हुआ है, ठीक है ना। तो बेसिकली दीज आर द 2 मिनरल नॉन फेरस मिनरल्स जिनके हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं कॉपर बता दूं, तो कॉपर का जो रीजन, सबसे पहले आप नोट कर लो कॉपर के स्टेट्स कौन कौन से हैं। तो कॉपर का एक स्टेट है राजस्थान, एक है आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका एक झारखंड बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ये 3 मेजर, देखो हो सकता है कि आइसोलेशन में आपके कहीं कहीं कॉपर मिल जाए, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि इन 3 स्टेट्स के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा आपका कॉपर, लेकिन ये मेजर है, ठीक है ना। मेजर 3 स्टेट्स याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड झारखंड, कॉपर के ये 3 मेजर स्टेट्स। तो क्या क्या आपने नोट किए, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड झारखंड, दीज आर द 3
3 मेजर स्टेट्स फर्स्ट आपको याद रखना है। अब मध्य प्रदेश में कौन कौन सी लोकेशन है, एकमात्र लोकेशन आपको याद रखना है, मलाज खंड नाम की जगह आती है बालाघाट में। बालाघाट में मलाज खंड बोलते हैं इसको, बालाघाट रीजन में है ये। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैप में, आई होप दिस इज द रीजन बालाघाट, दिस इज बालाघाट रीजन एंड यहाँ पर आपका मलाज खंड है, दैट इज द थिंग। फिर अगर मैं आपकी बात करूँ झारखंड में, तो झारखंड में हजारीबाग वाली लोकेशन है, हजारीबाग और सिंहभूम। हजारीबाग एंड सिंहभूम आपकी जो लोकेशन है वो रिलेटेड है टू योर कॉपर, कॉपर से रिलेटेड है। कौन कौन सी, हजारीबाग एंड सिंहभूम, ये झारखंड वाली लोकेशन है जिनको आप याद रखेगा। बालाघाट इन द मध्य प्रदेश रीजन। फिर मैं आपको बताऊं कि ये राजस्थान में लोकेशंस कौन कौन से, तो राजस्थान में खेतरी माइंस, खेतरी में तो कहना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी आपका कॉपर यहाँ से आता था, तो खेतरी माइंस हो गया, अलवर हो गया, भीलवाड़ा जहाँ पे टीना डाबी थी, अभी टीना डाबी का आपको याद होगा, टीना डाबी भीलवाड़ा, ऐसे आप याद रखिए कॉपर है वहाँ पे। और उदयपुर, उदयपुर तो खेतरी माइंस, खेतरी है और अलवर है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है। दीज आर द लोकेशंस फॉर कॉपर। तो कौन कौन सी जगह मैंने आपको बताया, 3 स्टेट बताए, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड झारखंड। मध्य प्रदेश में मैंने आपको मलाजखंड बालाघाट बताया, देन झारखंड में मैंने आपको हजारीबाग और सिंहभूम बताया, देन राजस्थान में खेतरी, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर। तो दीज आर द स्टेट्स एंड दीज आर द एग्जैक्ट स्पेसिफिक लोकेशंस जहां पर कॉपर ज्यादा मात्रा में मिलता है। और मैंने जैसा कि बताया कि आइसोलेटेड इवेंट्स, और अब आप ये मुझे मत मैसेज करना कि सर सिक्किम के वहाँ पे मिलता है या तमिलनाडु के वहाँ पे मिलता है, तो ठीक है आइसोलेटेड केसेस हो सकते हैं, बट मेजर स्टेट्स ये 3 रहेंगे, ठीक है। दूसरा जो मिनरल की हम बात कर रहे हैं वो है बॉक्साइट, और ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का मैप है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में एनसीईआरटी भी लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी का मैप है, इसलिए आई थिंक कि इसी को बेस बनाएगा, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछेगा तो इसके अकॉर्डिंग पूछेगा, तो स्टिक टू दिस, है ना, अपन बिल्कुल सबसे जेन्युइन सोर्स से स्टिक कर रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि इसके अलावा और कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना, बस इतना लोकेशन याद रखो काफी है। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट जो स्टेट्स में पाया जाता है वो भी एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया। अभी 3 स्टेट्स हम बात करेंगे, एमपी, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ठीक है ना। एमपी वाले रीजन में आपको यहाँ पे एमपी वाले रीजन में आपको दिखाता हूँ। एमपी में आपको यहाँ अमरकंटक दिख रहा है, अमरकंटक ये एमपीसीजी बॉर्डर ही है, और ये मैकल हिल्स भी है, ये भी एमपीसीजी बॉर्डर है। एमपीसीजी और महाराष्ट्र भी मैकल हिल्स में कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। तो यहाँ पे अमरकंटक हो गई एक लोकेशन, मैकल हिल्स हो गई आपकी लोकेशन, बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, बिलासपुर वो एक लोकेशन हो गई जहां पे आपका बॉक्साइट पाया जाता है। देन कटनी, कटनी, कटनी बहुत फेमस है, मध्य प्रदेश में है कटनी, बहुत ज़्यादा फेमस है, सीमेंट के लिए भी फेमस है, और यहाँ पे बॉक्साइट भी मिलता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट मिल रहा है आपका कटनी में। अमरकंटक, अमरकंटक नाम से आपको याद होगा, अचानक मार अमरकंटक, अचानक मार अमरकंटक ये बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि आपका एमपीसीजी में रीजन में लाई करता है, ठीक है ना। तो कौन कौन सा हो गया, कटनी हो गया, अमरकंटक हो गया, मैकल हिल्स हो गया और बिलासपुर हो गया। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आ रहा है, कटनी और आपका अमरकंटक दोनों मध्य प्रदेश वाले रीजन में आते हैं। अमरकंटक कहना चाहिए बॉर्डर आप बोल सकते हो, एमपीसीजी यहाँ पर है, ठीक है। और कोरापुट, कोरापुट इन उड़ीसा, उड़ीसा में कोरापुट नाम की जगह है, दैट इज ऑल्सो फेमस फॉर योर बॉक्साइट, कोरापुट इन उड़ीसा, ठीक है ना। बिलासपुर इन छत्तीसगढ़, कटनी एंड अमरकंटक इन योर मध्य प्रदेश रीजन, देन मैकाल हिल्स जो कि यहाँ पे बॉर्डर में आता है, ठीक है। सो दीज आर the 2 minerals which are non-ferrous in nature and these were the locations जहां पर ये पाया जाता है। I hope you got clarity regarding these 2 and इसी तरीके से आपको याद रखना है। So let's move ahead with the editorial segment। तो अब हम editorial segment पे move कर सकते हैं, map is over now, ठीक है। तो आज का जो editorial हम डिस्कस करने वाले हैं, let's move to the editorial segment now, ठीक है। तो लेट्स मूव हेयर, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो आज का जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इन आयरलैंड्स कॉम्प्लेक्स ट्रबल्स लेसन्स फॉर इंडिया। अब यहाँ पर एक्चुअली इस आर्टिकल में आयरलैंड के पूरा डिस्कशन जो पूरा किया गया है वो आयरलैंड के ऊपर किया गया है, ठीक है ना। आयरलैंड का डिस्कशन है, मैं इसमें से आपको वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि आयरलैंड में 2 कम्युनल ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होने लगी थी, ठीक है ना। 2 कम्युनल ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें कि कौन कौन से ग्रुप्स थे। पहला ग्रुप था आपका प्रोटेस्टेंट प्रो ब्रिटिश लॉयलिस्ट यूनियनिस्ट ग्रुप था, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेस्टेंट जो है, प्रोटेस्टेंट जो है दे वर प्रो ब्रिटिश लॉयलिस्ट
यूनियनिस्ट, याद रखिएगा, प्रो ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट लॉयलिस्ट यूनियनिस्ट ग्रुप था, ठीक है ना, जो कि कहता है कि यूनाइटेड किंगडम हमेशा रहना चाहिए, यूनाइटेड किंगडम रहना चाहिए, मतलब कि वो इंग्लैंड और वेल्स और ये वाला पार्ट मेंटेन करना चाहते हैं। और दूसरा ग्रुप था वो था कैथलिक प्रो आयरिश नेशनलिस्ट। कैथलिक्स का जो ग्रुप है ये एक्चुअली ये कम्युनल एक कहना चाहिए कि डिस्प्यूट था जो कि था वहाँ पे कौन कौन से ग्रुप्स के बीच में। बस मैं वही इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हमको आयरलैंड की पॉलिटिक्स और सोसाइटी में इंटरव्यू नहीं करना है, लेकिन हमको बस एक इवेंट पता होना चाहिए कि क्या था। तो वहाँ पर दो ग्रुप कौन कौन से कम्युनल ग्रुप थे, एक तो प्रोटेस्टेंट ग्रुप है, प्रोटेस्टेंट ग्रुप जो है वो कैसा है, वो प्रो ब्रिटिश लॉयलिस्ट यूनियनिस्ट ग्रुप है, और दूसरा जो ग्रुप है वो है आपका कैथलिक जो कि प्रो आयरिश नेशनलिस्ट ग्रुप है। मतलब कि जो कहता है कि आयरलैंड, जो नॉर्दर्न आयरलैंड है और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, उनको मिलाने की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये आप मैप देख पा रहे होंगे, ये दोनों रीजन्स आपको दिख रहे हैं ना, साइड में जो एक इमेज आ रही है इसमें आप देखो, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, ठीक है। इन दोनों को जो मिलाने वाला ग्रुप है वो कह रहा है कि कैथलिक ग्रुप है वो, ठीक है ना। और दूसरा जो ग्रुप है जो एक यूनाइटेड किंगडम की बात करता है, वो कैसा ग्रुप है, वो प्रो ब्रिटिश ग्रुप है, लॉयलिस्ट ग्रुप है, यूनियनिस्ट ग्रुप है, ठीक है। दूसरी चीज जो इस आर्टिकल से इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहता हूं वो है गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। अब एक्चुअली गुड फ्राइडे एग्रीमेंट जो है उसको बेलफास्ट एग्रीमेंट भी बोलते हैं, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट 1998 का एग्रीमेंट है, इसको बेलफास्ट एग्रीमेंट भी बोलते हैं। एक्चुअली आयरलैंड एक बहुत ज्यादा ट्रबल्ड स्टेट में था, बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी, इन फैक्शंस के बीच में, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होती थी। तो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट जो था वो 1998 में साइन किया गया था, जिसमें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक पार्टी थी और दूसरी पार्टी आपकी ये यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिशर्स वाला पार्ट जो था ये दूसरी पार्टी थी, है ना। और नॉर्दर्न आयरलैंड की जो पार्टीज थी वो भी साइड में चिपकी हुई थी। तो इस तरीके से इन ग्रुप्स के बीच में एक गुड फ्राइडे एग्रीमेंट 1998 में साइन किया गया, और ये एक्चुअली में बेलफास्ट एग्रीमेंट भी कहलाता है। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट को ही बेलफास्ट एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए तो एक्चुअली हुआ ये था कि उसका वहां के डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए था, जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड है और इधर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो इनके बॉर्डर को धीरे धीरे कहना चाहिए कि बॉर्डर को एलिमिनेट करने की बात की जा रही थी, डिसमेंटल द बॉर्डर कंट्रोल्स बिटवीन द टू, मतलब कि नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको खत्म करने की बात की जा रही थी, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि ब्रेग्जिट होने के बाद, ब्रेग्जिट के बाद इश्यूज थोड़ा और बढ़ गया। अभी क्लैशेस क्यों हो रहे हैं कि ब्रेग्जिट के बाद इश्यूज और बढ़ गए, क्यों, क्योंकि जो नॉर्दर्न आयरलैंड था, फॉर नॉर्दर्न आयरलैंड बिकॉज 56 ऑफ इट्स इलेक्टोरेट वोटेड टू रिमेन इन द यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना। मेजर स्ट्रेस क्यों था, क्योंकि जो नॉर्दर्न आयरलैंड था, बिकॉज 56% जो नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग थे उन्होंने वोट किया था इन द फेवर ऑफ रिमेनिंग इन द यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन के पार्ट में रहना चाहते थे ये, ठीक है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न आयरलैंड वाला पार्ट जो था वो यूरोपियन यूनियन में रहना चाहता, तो ऑब्वियस बात है स्ट्रेस बढ़ेगा इसके बाद। अब अभी हो क्या रहा है, रिसेंट ओपिनियन आर्टिकल आया था जिसमें आयरिश कैथलिक नेशनलिस्ट आर टॉकिंग अप द प्रोस्पेक्ट ऑफ अचीविंग एन अर्ली यूनाइटेड आयरलैंड। मैंने बताया था अभी पीछे आपको, कैथलिक्स जो है वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक यूनाइटेड आयरलैंड बने, यूनाइटेड आयरलैंड बन जाए, एंड ठीक है ना। और दूसरा जो ग्रुप है यूनियनिस्ट लॉयलिस्ट का, वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि यूनाइटेड किंगडम बना रहे, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। और एक और ब्रेग्जिट आने के बाद जो है वो पोलराइजेशन को बढ़ाता जा रहा है। ब्रेग्जिट होने के बाद अब आयरलैंड के जो ये कैथलिक्स वाले हैं इनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड बढ़ने लगा है, क्योंकि अब जैसा ब्रेग्जिट ब्रिटेन अलग हो गया तो ये चाहते हैं कि हम भी एक होके एक यूनाइटेड आयरलैंड दें, और एक आयरिश लैंग्वेज एक्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। आयरिश लैंग्वेज एक्ट क्या है, इट वुड गिव द आयरिश टंग इक्वल स्टेटस टू इंग्लिश इन द नदर्न आयरलैंड। तो आयरिश लैंग्वेज एक्ट अगर आ गया नदर्न आयरलैंड में तो आयरिश लैंग्वेज को इक्वल स्टेटस मिल जाएगा इंग्लिश के। और ये सारे बहुत ज़्यादा, मैं बहुत डिटेल में इंटर नहीं करना चाहता हूँ, अदरवाइज इट विल टेक आवर्स ऑफ योर टाइम, प्रीशियस टाइम। लेकिन जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल की अगर आपको बात बताऊँ तो देयर इज एक ज्योग्राफी का फील्ड है जिसको हम कल्चरल ज्योग्राफी की बात करते हैं। कल्चरल ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे लैंग्वेज इज अ वेरी
स्ट्रॉन्ग पैरामीटर, लैंग्वेज जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पैरामीटर है। अगर आप इवन, अब आप सोच रहे होंगे कि ज्योग्राफी में लैंग्वेज का क्या काम, तो अगर आपने पढ़ा हो ऑस्ट्रिक लैंग्वेजेस, है ना, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, ये सब आपने पढ़ा होगा इन द एनसीईआरटी ऑल्सो, इट इज गिवन देयर। तो यही मैं आपको बोला कि लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कल्चर। एंड अगर जैसे लैंग्वेज एक्ट है तो एक सिंबॉलिज्म बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा सिंबॉलिज्म होल्ड करके रखता है, ठीक है ना। तो वही है कि नदरलैंड के जो लोग हैं, ये प्रोटेस्टेंट जो लोग हैं, इनका जो यूनाइटेड किंगडम का सपना था, उसमें अगर ये लैंग्वेज एक्ट और ये सब आ गया तो ये फाइनल नेल की तरह काम करेगा इन द यूनाइटेड किंगडम्स कॉफिन। तो दैट वाज देयर इन द आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एडिटोरियल, और यही एडिटोरियल मेन था जो कि मैं आज डिस्कस करना चाहता था। दूसरा, बाकी एडिटोरियल यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी हम बात कर रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब मेरी बात समझा करिए, कोई चीज कई बार क्या होती है, अच्छी होती है, चीजें अच्छी हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये आर्टिकल किसी को पसंद नहीं आएगा, किसी को पसंद भी आएगा, किसी को अच्छा भी लगेगा, बट वो आपके क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप लोग ये मत बोलिए कि सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अच्छा तो था, मसालेदार तो था। मसालेदार बातें हम अभी नहीं कर सकते, वी कांट। हमको ऑफिसर बनना है कि नहीं, हमको ऑफिसर बनना है, हमको स्कॉलर नहीं बनना, ना हमको वो पान के ठेले के सामने खड़े होकर बात करके अपना ज्ञान दिखाना है। हमको क्या करना है, ऑफिसर बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, उसके बाद हमको अच्छे काम करने हैं। तो हमको हमारे पेपर पढ़ने में और पान के ठेले पे जो खड़े होकर लोग पेपर पढ़ते हैं उसमें डिफरेंस होना चाहिए थोड़ा। हमको वही मैं बोल रहा हूँ कि न्यूज़ को सेलेक्टिव करके पढ़ना है। इसलिए कई चीज़ें मैं जब स्किप करूँ तो मैं आपको उसका लॉजिक दूंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है वो आर्टिकल अच्छा हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में वो नहीं पूछेगा, इस तरीके क्वेश्चन नहीं आएंगे। दैट इज द वाई आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट, ठीक है ना। तो आगे मूव करते हैं अपन विद द सेकेंड एडिटोरियल जो है यहाँ पे अ लेंडिंग हैंड। अ लेंडिंग हैंड बेसिकली कल का ही न्यूज़ का रिटरेशन है, मैं वो आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि सुप्रीम आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस तरीके से कोविड रिलेटेड चीज़ों में मदद करने के लिए 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी को इन्फ्यूज किया है। तो वही न्यूज़ का इटरेशन था, मैं आपको बस वही बताना चाहता था कि 50 करोड़ की टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड की है 3 सालों के लिए, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था। फिर ये किसके लिए यूज आएगी, प्रियोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई किया जाएगा जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पैथोलॉजी लैब्स हैं, ऑक्सीजन सप्लायर्स हैं, वेंटिलेटर सप्लायर्स हैं, इंपोर्टर्स ऑफ द कोविड रिलेटेड ड्रग्स हैं, लॉजिस्टिकल फर्म्स हैं, इन सबको प्रियोरिटी सेक्टर में रखा जाएगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ और क्या की गई थी, एमएसएमई के लिए उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग, लोन रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। कल मैंने रीस्ट्रक्चरिंग पूरा आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ द लोन अगर आप चेंज कर रहे हैं तो वो रीस्ट्रक्चरिंग के अंतर्गत ही आएगा। सो दीज वर द थिंग्स विच वर इन द एडिटोरियल। नाउ लेट्स मूव टू द इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल पेज ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। तो अब हम आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे अपन देखते हैं क्या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। सो फॉर अनामलाई ट्राइब्स इट्स स्टिल एन अर्बन ब्लाइट। अब यहाँ पर क्या है, एक अनामलाई जो टाइगर रिजर्व रीजन है, अनामलाई टाइगर रिजर्व रीजन है, वहाँ पर एक कम्युनिटी है पुलयार कम्युनिटी। देयर इज ए पुलयार कम्युनिटी। पुलयार कम्युनिटी मेन बताने के लिए मैं आपको ये न्यूज़ पढ़ा रहा था एक्चुअली में। तो पुलयार जो कम्युनिटी है एक्चुअली वो कौन कौन से स्टेट्स में लाई करती है, तो ये पहला तो आप क्वेश्चन याद रखिएगा, ये 2 स्टेट्स में है, केरला और तमिलनाडु। याद रखिएगा केरला एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु में ज़्यादा नंबर है इनके कुछ, तो केरला एंड तमिलनाडु में ये लोकेटेड है। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस पुलयार कम्युनिटी। अब हो क्या रहा है कि इनको एक्चुअली कोविड-19 को अभी भी ये जो कम्युनिटी के लोग हैं थोड़ा आइसोलेटेड सिक्लूडेड ट्राइब है। तो ऑब्वियस सी बात है इनके अकॉर्डिंग जो कोविड-19 है वो अभी भी एक अर्बन ब्लाइट है, मतलब कि अर्बन एरिया में फैला हुआ कोई बीमारी है। देयरफॉर दे हैव रिड्यूस्ड देयर कॉन्टैक्ट विद द अर्बन वर्ल्ड, और ज़्यादा अपने कॉन्टैक्ट को कम कर दिया इन्होंने अर्बन वर्ल्ड से। सो दैट इज अ थिंग, है ना। तो इस कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा आप आइडिया रखिएगा कौन से स्टेट्स में है, मैंने आपको बता दिया। हल्का कर्नाटका का भी रीजन है जहाँ पर ये लाई करते हैं, कहना चाहिए, है ना। तो पलनी हिल्स, आपका ये पलनी हिल्स वाला रीजन है, अनामलाई वाला रीजन है ना। तो ये अनामलाई टाइगर रिजर्व वाला रीजन है, तो इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। चाइना हार्ड्स इकोनॉमिक डायलॉग विद ऑस्ट्रेलिया। अब क्या किया है चाइना ने, तो चाइना हैज कट ऑफ अ चैनल फॉर डिप्लोमेटिक एंड ट्रेड टॉक्स विद ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा चाइना ने क्या किया है,
कट ऑफ कर दिया है चैनल फॉर डिप्लोमेटिक एंड ट्रेड टॉक्स विद ऑस्ट्रेलिया। ये एक सिंबॉलिक एक्ट है ऑफ फ्यूरी। क्यों है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट ईयर अभी ये बोल दिया था कि कोविड-19 का जो ओरिजिन है उसके रिगार्डिंग हमको ढूंढना चाहिए कि कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। और इसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जो एंटी चाइना जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वाड ग्रुप का मेंबर बनना, और क्वाड को ऑलरेडी चाइना ने एशियन नेटो बोल दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं बिल्डअप कर रही हैं और चाइना और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं ख़राब होते जा रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया था ह्वावी को, टेलीकॉम जो कंपनी है चाइना की ह्वावी, उसको बैन किया था फ्रॉम बिल्डिंग ऑस्ट्रेलियाज 5G नेटवर्क। तो ह्वावी को ऑस्ट्रेलिया का 5G नेटवर्क बनाने से भी मना कर दिया गया है। तो दीज आर द इश्यूज जो कि बिल्डअप होते जा रहे हैं। नाउ चाइना ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट, चाइना जो है वो ऑस्ट्रेलिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। उसने कई टैरिफ्स इंपोज किए इसके रिटेलिएशन में, ठीक है ना, टैरिफ्स इंपोज किए। इसके अलावा अभी जब उन्होंने डायलॉग इसको जो बंद किया है तो ऑस्ट्रेलिया इज नाउ सेइंग दैट कि ये सही नहीं है। लेकिन चाइना का ये कहना है कि जो ये एटीट्यूड है ऑस्ट्रेलिया का, ये कोल्ड वॉर माइंडसेट है एंड आइडियोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन है। इट इज अ कोल्ड वॉर माइंडसेट एंड आइडियोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो टर्म्स है इनको अपने कॉपी में लिख लो। क्यों लिख लो? जब आप मेंस आंसर राइटिंग करोगे ना तो इस तरह के टर्म्स को आपका यूज करना पड़ेगा। कोल्ड वॉर माइंडसेट, आइडियोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये थोड़ा आपके आंसर को एक सीरियसनेस प्रोवाइड करते हैं, एक वेट प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं लगता कि आपने शैलो रीडिंग किया, आपने इन डेप्थ रीडिंग किया, ये आपको बताएगा, है ना। अगली जो न्यूज़ है वो है फेसबुक्स ओवरसाइट बोर्ड। कल मैंने आपको न्यूज़ बताई थी कि फेसबुक के ओवरसाइट बोर्ड ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को बोला है कि भैया इसको बंद करके ही रखो, फेसबुक में डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बंद करके रखो। तो क्या है ये ओवरसाइट बोर्ड? तो फेसबुक ने एक्चुअली एक डिटरमाइन किया था, एक जुकरबर्ग ने ही बोला था कि एक हम ऐसा इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाते हैं, लेट्स फॉर्म एन इंडिपेंडेंट ग्रुप जो कि इस तरीके की इश्यूज को चेक करेगा, ठीक है ना, इन तरह के इश्यूज को चेक करेगा। तो ओवरसाइट बोर्ड जो है वो सेटअप किया गया था। फेसबुक ने कहा था कि भैया आप पूरा इंडिपेंडेंट आप बनाओ, है ना, किसको रखना है किसको हटाना है ये सब चीज़ें ओवरसाइट बोर्ड डिसाइड करेगा, है ना। मैटर्स फेसबुक रिफर करेगा, फिर उसके बाद ओवरसाइट बोर्ड इसको डिसाइड करेगा। ओवरसाइट बोर्ड अभी जो प्रेजेंटली है उसमें लगभग 20 मेंबर हैं, जिसमें कि जैसे एडिटर इन चीफ द गार्डियन न्यूज़पेपर के हो गए एलन रसब्रिगर हो गए, वाइस चांसलर नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, है ना, ये भी हैं। फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क भी इसके ग्रुप में आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक वाइड डाइवर्स ग्रुप है ये ओवरसाइट बोर्ड, और एक इंडिपेंडेंट बोर्ड है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो डिसीजन है ओवरसाइट बोर्ड के वो बाइंडिंग है फेसबुक पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिसीजन है ओवरसाइट बोर्ड के वो बाइंडिंग है फेसबुक पे। तो ये भी याद रखना, इंडिपेंडेंट ग्रुप है, याद रखना ये इंडिपेंडेंट ग्रुप है एंड ओवरसाइट ग्रुप का जो डिसीजन है वो फेसबुक पर बाइंडिंग है, इसको याद रखना। बोर्ड ने भी कुछ सजेशंस दिए हैं फेसबुक को टू एक्ट क्विकली व्हेन इट कम्स टू द कंटेंट ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर। तो जब भी पॉलिटिकल नेचर का कोई कंटेंट न्यूज़ में अगर आया है, डिस्प्यूट में आया, तो उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट होकर काम करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट द ग्रुप हैज़ सजेस्टेड, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। कोविड वेव में हिट एनर्जी डिमांड इन द फर्स्ट क्वार्टर। तो ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी जो डिमांड है वो कोविड वेव के कारण हिट हो गई है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। ये इंडिया की एक रेटिंग एजेंसी बनाई गई है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, इसको इंडरा बोलते हैं, इंडरा। अगर आपसे कोई पूछे इंडरा क्या है तो ये रेटिंग एजेंसी है, याद रखना। ये रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च बोलते हैं, जो कि जिसने कि अभी बताया कि जो एनर्जी के ऊपर इम्पैक्ट है कोविड का वो पड़ रहा है। तो ये दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। So that is it for the day friends. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe. और अभी आपको आंसर्स जो ऑब्जेक्टिव मैंने पूछे हैं वो स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो among your peer groups. So that is all what we can expect from you. That is it for the day. Thank you and have a nice day.